नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो लेसन कराने जा रहा हूँ, भारत में कृषि लेसन नंबर 12। ये इस लेसन की मेरी पार्ट 2 वीडियो। दोस्तों, ये उन छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो छात्र अपनी 10th क्लास की पढ़ाई NIOS मतलब आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट 1 में जो कराए थे मैंने, वो मैं थोड़ा आपको रिवीजन करा देता हूँ हल्का फुल्का। इसमें मैंने आपको बताया था मेन चीज़ दोस्तों कि जो भारतीय कृषि है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ का काम करता है और लगभग जनसंख्या का 70% जो है वो जो लोग हैं वो कृषि पर ही निर्भर है और कार्य करते हैं। क्लियर हो गया। इसमें मैंने आपको निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि के बारे में बताया था, गहन वृक्षारोपण कृषि, मिश्रित कृषि, इन सब के बारे में बताया था। और यहाँ तक कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति और गुलाबी क्रांति ये भी कराया था। यहाँ तक कि इसके साथ साथ मैंने आपको भारतीय कृषि की विशेषता भी कराई थी दोस्तों। इसके साथ साथ मैंने आपको ये खरीफ फसलें, रबी फसलों के बारे में बताया था जो कि अलग अलग सीजन में बोई जाती हैं। खाद्य फसलें क्या होती है, नगदी फसलें, वृक्षारोपण और बागवानी फसलें क्या होती है, इन फसलों का मैंने विभाजन करके भी समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे हेडिंग के द्वारा लिखा है कि खाद्य फसलें लिखा है। खाद्य फसलों में क्या आता है, चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा और दालें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खाद्य फसलों के बारे में। खाद्य फसल क्या है दोस्तों, यहाँ पर खाद्य फसल जो हम खाने पीने में प्रयोग करते हैं खाद्य फसल कहलाती है। जैसे चावल, भारत जो है दोस्तों चावल के लिए सबसे महत्वपूर्ण फसल का उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। जैसे यहाँ लिखा है कि चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है वो चावल है। यह मुख्य रूप से खरीफ या गर्मी की फसल है। जी हाँ दोस्तों, चावल को जो ये क्या है, एक चावल को खरीफ फसल कहा जाता है और ये गर्मियों की फसल भी कहा जाता है। यह देश के कुल खेती क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पर होता है। 1/3 का मतलब दोस्तों 1/3 पर केवल चावल ही चावल उगाया जाता है। क्लियर। भारत का यह, यहाँ से तीसरी लाइन हम पढ़ रहे हैं, भारत की आधी आबादी से ज़्यादा लोगों को भोजन प्रदान करता है। 1/3 होने के नाते ये भारत की आधे से ज़्यादा आबादी को भोजन प्रदान करता है। कुल आबादी का ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं। क्या आप जानते हैं चावल का उत्पादन के लिए किस किस तरह के भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? यदि आप भारत में चावल उत्पादित क्षेत्र को देखें तो आपको पता चलेगा कि चावल ही एक ऐसी फसल है जो विविध परिस्थितियों में उगाई जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसके उत्पादन करने की श्रेणी को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर इसका तापमान क्या होना चाहिए, जैसे चावल के लिए गर्म और आर्द्र परिस्थिति की आवश्यकता होती है। वहीं पर दूसरा बोल रहा है कि चावल के उत्पादन के लिए 150 से 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। क्या मेरी बात क्लियर होगी। और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से कम है, चावल की खेती सिंचाई की मदद से की जाती है। दोस्तों, जहाँ पर 150 से 300 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहाँ पर ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। किस लिए? चावल के उत्पादन के लिए। क्लियर हो गया। यहाँ पर दोस्तों मृदा लिखा है कि चावल विभिन्न प्रकार की मिट्टी की परिस्थितियों पर उगाया जाता है, लेकिन गहरी चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी आदर्श स्थिति प्रदान करती है। ठीक है। चावल मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों में उगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि चावल को मैदानी क्षेत्रों पर उगाया जाता है। अब आपको थोड़ा सा मैप बताना चाहता हूँ। मैप में क्या दर्शाया गया है, ये मैप दिखाया गया भारत का। इसमें जो ये ग्रीन पोर्शन है, आप बता सकते हैं केवल चावल का उत्पादन यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि इन क्षेत्रों में आप जानते हैं कि भैया गंगा और यमुना नदी इन्हीं मैदानी क्षेत्रों से होकर के बहती है और एक हुगली नदी आपका पश्चिम बंगाल में गिर गई, एक बांग्लादेश में आ गई। ठीक है। और यहाँ पर आप जानते हैं सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। ठीक है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, और ये समुद्र के तट होने के कारण
यहाँ पे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखना, इन तटीय क्षेत्रों पर और उत्तरी मैदानों पर चावल की मात्रा अधिक उगाई जाती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आ जाते हैं अब मेन पॉइंट हम पढ़ेंगे मेन में। अब आ जाते हैं मुख्य खाद्य फसल में गेहूं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गेहूं की। लिखा है दोस्तों कि गेहूं जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह भारत में चावल के बाद रबी या सर्दियों की फसल है। यह सर्दियों की शुरुआती में बोया जाता है और गर्मियों की शुरुआत में काट लिया जाता है। आमतौर पर उत्तर भारत में गेहूं की बुआई जो होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है और कटाई इसकी मार्च और अप्रैल के महीने में होती है। यह विशेष रूप से भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी मैदानों में लोगों का मुख्य भोजन है। चावल के विपरीत गेहूं ज़्यादातर रबी या सर्दियों की फसल के रूप में उगाया जाता है। आपको सिर्फ ये पॉइंट जो है गेहूं के बारे में यही पढ़ना है। क्लियर हो गया? और एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर बुआई के समय इसकी जो तापमान होनी चाहिए, ठीक है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्दियों में इसकी बुआई हो रही है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। एक चीज़ यहाँ पे ये लॉजिक है। और उसके पकने और काटने के लिए 21 और 26 मार्च और अप्रैल में यही एक टेम्परेचर चल रहा होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। और यहीं पर चलते हैं आगे। वर्षा यहाँ पे इसके लिए ज़्यादा वर्षा की जरूरत नहीं होती है। याद रखना दोस्तों, चावल को उगाने में भी पानी की आवश्यकता है और चावल को पकाने के लिए भी पानी की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर गेहूं जो है दोस्तों, अगर गेहूं में 75 सेंटीमीटर की वर्षा भी होती है तो गेहूं आसानी से उग सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें मृदा, मिट्टी कैसी चाहिए दोस्तों? यहाँ पे भैया उपजाऊ मिट्टी चाहिए, उपजाऊ, और आपकी कौन सी? दोमट चिकनी मिट्टी चाहिए, जो कि आपके लिए गेहूं के लिए बहुत ही उपयोगी है। श्रम, लेबर, गेहूं की खेती के लिए विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है। कोई याद रखना, कोई पेड़ नहीं है, ये पौधा होता है इसका, गेहूं का, जिनको भारी मात्रा में उगाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है और कम श्रम की आवश्यकता होती है। क्योंकि बड़े क्षेत्र पर होता है तो यहाँ पे एक थ्रेशर मशीनों का प्रयोग करके इसकी कटाई छटाई की जा सकती है। वितरण क्या होता है दोस्तों? भारत में गेहूं के उत्पादन के मुख्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। देश में कुल गेहूं उत्पादन का 66% से भी ज़्यादा भाग केवल उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा में उगाया जाता है। आपको मैंने बताया था दोस्तों, ये उत्पादन की पैदावार कब बढ़ी है? जब भारत में हरित क्रांति आई। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार में वृद्धि करना। अब आ जाते हैं बाजरा की बात करते हैं। बाजरा क्या कहता भैया? कहता बाजरा कम अवधि वाले गर्म मौसम का फसल है। यह मोटे अनाज की फसल है और इन्हें भोजन और चारा दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये खरीफ, ये क्या है बेटा? खरीफ फसल है। ये मई से अगस्त में बोया जाता है और अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसको काट लिया जाता है। आज बाजरा आमतौर पर गरीब लोगों का मुख्य फसल है। ठीक है, आमतौर पर गरीब लोगों का मुख्य भोजन है। भारत में बाजरा बहुत उगाया जाता है और विभिन्न भागों में अनेक स्थानीय नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ ज्वार, बाजरा, रागी, कोरा, कोदो, कुटकी, राका और बाउटी, राजगिरा आदि के नाम से जाना जाता है। भारत में ज्वार और बाजरा, रागी बड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है, पर दुर्भाग्य से इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्रों की कमी बड़ी तेजी से हुई है। क्लियर? अब इस मैप में हम क्या जानेंगे कि भैया गेहूं का उत्पादन, अभी आपने पिछले वाले मैप में देखा था चावल का, और मैंने आपको बताया था चावल के ये वाले सारे क्षेत्र हैं। ये वाला पोर्शन जितना मैंने रेड किया है, अंडरलाइन किया है, ये जो है ये वाला पॉइंट, ये सारा मैंने किया। क्लियर है मेरी बात? ये मैंने आपको जो रेड से हाईलाइट किया, इसमें केवल क्या उगता था? चावल उगता था। पर इस वाले में क्या उग रहा है कि जो ये मध्य भारत है, या हम कहें कि उत्तर भारत है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया गया। क्लियर हो गया? तापमान, इसमें जो 200 ज़्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं होती, 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर हो तो भी बाजरा और गेहूं के लिए दोनों पर्याप्त है। मिट्टी के लिए यहाँ पे जलोढ़ और चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेन पॉइंट, दलहन। दलहन क्या होता है दोस्तों? दलहन में अनेक फसलों को रखा जाता है जो ज़्यादातर फली है। ये भारत के शाकाहारी लोगों के लिए अमूल्य प्रोटीन प्रदान करता है।
मांस और मछली खाने वालों की तुलना में मांसाहारियों को प्रोटीन प्राप्त के स्रोत कम है। ये पशुओं के बीच चारा और अनाज का स्रोत है। इसके अतिरिक्त ये फसलों वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में यौगीकृत करती है। सामान्यतः अन्य फसलों से आवृत्ति करके मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, दलहन में क्या होता है कि यहाँ पर इसमें इन अनाजों में कहते हैं दलहन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिसके उगाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। और यहाँ पे भारत में विभिन्न प्रकार के दलहन पाए जाते हैं दोस्तों। चना, ठीक है, तूर या अरहर, उड़द, मूंग, मसूर और आपका कुल्फी और मटर आदि। परंतु इन सबों में चना और तूर या अरहर ही ज़्यादा उगाया जाता है। आप जानते हो कि चना और तूर और अरहर ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अब आ जाते हैं भैया चने की बात कर लेते हैं कि चना क्या कहता है अपनी बात। चना सभी दालों का सबसे महत्वपूर्ण फसल है। कुछ दलहनों के उत्पादन का 37% भाग चने से आता है, जबकि चना दालों के मुख्य क्षेत्र का 30% पर चना होता है। यह रबी फसल होती है जो सितंबर से नवंबर के बीच में बोया जाता है और फरवरी और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। बस आपको ये दाल के बारे में बस यही पैराग्राफ पढ़ना, ठीक है। आगे चलते हैं। नकदी फसलें क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, नकदी फसलें क्या होती हैं। कहता है कि यद्यपि पाठ की शुरुआत में उल्लेखित किया गया, नकदी फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिसे या तो शुद्ध या अर्ध प्रसंस्कृत रूप से बेचने के लिए उगाया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, जूट। दो पेय पदार्थ जैसे चाय और कॉफ़ी। तेल के बीच में तिलहन, मूंगफली, सरसों और रेपसीड। ये सब क्या है, नगदी फसल है। इनको दोस्तों क्या करा जाता है, बोया जाता है। जैसे गन्ना। क्या आप अपने दिनचर्या में बिना चीनी के जीवन की कल्पना कर सकते हैं। चीनी के बिना जीवन के बारे में सोचना संभव है। क्या आप जानते हैं कि गन्ना बांस परिवार के अंतर्गत आता है और यह भारत के लिए स्वदेशी है। यह खरीफ फसल है। यह चीनी, गुड़, आपका फाटसारी का मुख्य स्रोत है। यह शराब तैयार करने के लिए कच्चे माल का भी प्रदान करता है। कुचले गन्ने के अवशेष भी कई कार्यों या कई उपयोग होते हैं। यह कागज बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यह पेट्रोल उत्पादन के लिए कारगर विकल्प है। इसके अतिरिक्त अन्य रासायनिक उत्पादों का भी विकल्प के रूप में है। इसे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको गन्ने की खोई को। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ये देखो मैप में ये जो क्षेत्र है दोस्तों, गुजरात के आपका दक्षिण भाग हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, आपका भैया तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा हो गया। ये सब दोस्तों गन्ना उत्पादक वाले क्षेत्र हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो आप पढ़ लीजिएगा, इसलिए मिट्टी कौन सी चाहिए, जलवायु कैसी चाहिए। अब आ जाते हैं कपास। जी हाँ दोस्तों, कपास भी इम्पोर्टेंट है। कहता है कपास न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है कि भैया जो कपास है वो कैसी फसल है, तो आप लिखोगे रेशेदार। यह न केवल सूती वस्त्रों के उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, बल्कि इसके बीज वनस्पति तेल उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। कपास के बीज भी बेहतर दूध उत्पादन के लिए दुधारू पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कपास का जो बीज होता है वह दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। कपास के बीज को। कपास मूल रूप से खरीफ फसलें हैं और उष्णकटिबंधीय और उपकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। क्लियर हो गया। ये तो पढ़ लेना, इसका तापमान और वर्षा और मृदा कैसे होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा कपास का उत्पादन, ठीक है, इसको आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। मूंगफली पे आ जाओ। मेन बात, यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन है। मूंगफली खरीफ और रबी दोनों रूप में उगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों,
ये जो मूंगफली है वो 2 सीज़न में, खरीफ और रबी में बोया जाता है और इसे काटा भी जाता है, मतलब 2 टाइम, ठीक है। लेकिन कुल क्षेत्रफल का 90 से 95% क्षेत्र खरीफ फसल में होता है। इसके लिए ये तापमान, वर्षा और मिट्टी का वितरण है। क्लियर है। वृक्षारोपण में दोस्तों भारत चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। असम और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के चाय बागानों के बारे में सुना होगा। यह कहा जाता है कि भारत में चाय बागान अंग्रेजों द्वारा 1923 की शुरू किया गया, अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया। उस समय उन लोगों द्वारा असम की पहाड़ियों और वन क्षेत्र जंगली चाय पौधों को खोजा गया। चाय पौधों को कोमल अंकुरित पत्तों को सुखा कर, जी हाँ दोस्तों, चाय को अगर बनाना है, मतलब चाय अगर आप पीना चाहते हैं तो उसमें लिखा है कि चाय पौधों को के कोमल अंकुरित पत्तों को सुखा करके तैयार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा कोई पौधे का पत्ता है, चाय का पेड़ का, उसका जो नरम वाला पोर्शन होता है, नरम वाला पौधा है ना, नरम पत्ती द्वारा वो क्या बनता है, आपका चाय पत्ती बनती है। वर्तमान में भारत दुनिया में अग्रणी चाय उत्पादक देश है। चीन और श्रीलंका क्रमशः दूसरा और तीसरा नंबर पर हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, ये देखो चाय के उत्पादन वाले क्षेत्र असम दिया है मैप में, ठीक है ना, बस आपको ये नजर मानना है। कॉफ़ी, क्या आप जानते हैं कि भारत में कॉफ़ी कहाँ से लाई गई? यह इथियोपिया, मतलब इथियोपिया का मूल निवासी पौधा है। इथियोपिया से यह 11वीं सदी में अरब लाया गया। अरब से बीज बाबा बुदन द्वारा 17वीं शताब्दी में कर्नाटक के बाबा बुडान पहाड़ी पर लाया गया। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों, जो कॉफ़ी की बात कर रहे हैं हम, इथियोपिया से यह 11वीं सदी में अरब आया गया। अरब से बीज बाबा बुदन द्वारा 17वीं सदी में कर्नाटक के बाबा बुडान पहाड़ी पर लगाया गया। लेकिन ब्रिटिश बागान मालिकों ने गहरी रुचि दिया और बड़े कॉफ़ी बागान के रूप में उत्पादन पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर स्थापित किया गया। इसके ये तापमान है, वर्षा है, ये दोस्तों ये आपको सेल्फ रीडिंग करनी है, ठीक है। अब आ जाता है भैया भारतीय कृषि के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं। चुनौतियों का मतलब होता है कि उनके पास क्या क्या एक प्रॉब्लम आती है जो उनको फेस करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, पहला याद रखना उनकी प्रमुख फसलें। कुछ प्रमुख खाद्य फसलें जैसे चावल और गेहूं के उत्पादन में कुछ लंबे समय से ठहराव देखा गया है। यह स्थिति हमारे कृषकों, वैज्ञानिक, आयोजक और नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। अगर यही प्रवृत्ति बनी रही तो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उत्पादन का अंतर बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। जिस तरह की स्थिति हरित क्रांति से पहले रही, उसी स्थिति में जाने के लिए कोई भी भारतीय नहीं चाहता। हरित क्रांति से पहले की अवधि की स्थिति का पता कीजिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। मुख्य फसलों का मतलब यहाँ पर मुख्य फसलों का भारतीय कृषि में अब क्या है, मुख्य फसलों का उत्पादन बहुत ही कम हो गया, क्योंकि अब व्यापार की दृष्टिकोण आगे, जो भैया मार्केट में दिखता है वही बिकता है, ये वाली बात आगे। दूसरा बोल रहा है खेत निवेश का उच्च लागत। आज के समय में HYV बीज हो गए, कीटनाशक दवाइयाँ हो गई, खाद हो गया, इन सब की लागत अधिक हो गई है। तो ये भी है कि भारतीय कृषि की चुनौती क्या है कि आज हर चीज़ की क्या है, लागत बढ़ रही है। जिससे लागत होने से कोई भी उत्पादक क्या होता है, किसान जो है उन चीज़ों का क्रय नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, जिसके कारण उत्पादन में क्या आएगी, कमी आएगी। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि मृदा उर्वरता का ह्रास, मतलब कि जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। लिखा एक और हरित क्रांति भारत से भूख को कम करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाता है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक परिणाम भी लाए गए। इसमें मृदा उर्वरक का ह्रास एक है, मृदा उर्वरता ह्रास, ठीक है, का अभिप्राय मृदा से पोषक तत्वों की कमी जो एक ही जमीन पर एक ही फसल के बार बार होने से होता है। कहता है किसी भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्या होती है, कब खत्म होती है, जब भैया एक ही फसल को बार बार अगर किसी खेत में उगाओगे तो उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म होती है। यह आमतौर पर वर्षा वन में होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है दोस्तों, मीठा भूमिगत जल की कमी। भैया आज जो है हम जानते हैं कि पूरी जो पृथ्वी पर
पूरी पृथ्वी पर जो है सिर्फ 2% लगभग मीठा पानी है, मतलब कि लवणीय जल है। अलवणीय जल होने के कारण यहाँ पर तो फसल का जो है मीठा भूमिगत जल की कमी के कारण ही यहाँ की पैदावार में भी कमी आ रही है। ये भी एक चुनौती है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन, आज जो है लगातार पेड़ों की कटाई, केमिकल का प्रयोग करने के कारण जो है दोस्तों आपदा प्रबंधन आने के कारण डिजास्टर कोई आ जाता है, जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन आता है, जिससे भारतीय कृषि की भी एक समस्या बन जाती है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, आगे चलते हैं जी। वैश्वीकरण का प्रभाव, वैश्वीकरण का मतलब होता है जब दो देश आपस में मिलकर के कोई व्यवहार करते हैं उसको वैश्वीकरण कहते हैं। कहता भैया विदेशी वैश्वीकरण जब से आया तब से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों पर ध्यान देने लग गए। क्लियर हो गया मेरी बात? अब खाद्य सुरक्षा, कहता भैया पहले तो बचाया नहीं, अब तो निकाल भी नहीं सकते, है ना। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे खाद्य फसल, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा क्या आता है कि हमारा भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ दोस्तों, जिसके कारण हमारे पास जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से पहले हमारे खाद्यान्न पर्याप्त नहीं थे। 1947 में भारत के विभाजन के कारण नहर सिंचाई प्रणाली और आपका कपास की पट्टी और गैस का कटोरा और गेहूं का कटोरा पश्चिमी पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान में चला गया। इसी प्रकार जूट की पट्टी को और धान का कटोरा भी कहा जाता है, मतलब कि आपके जूट और धान का कटोरा पूर्वी पाकिस्तान को कहा गया जो अब बांग्लादेश है। क्लियर हो गया मेरी बात? तो ये भैया ये खाद्य सुरक्षा बंटवारे के साथ साथ हमारे क्या है उत्पादन में भी कमी आई। अब चलते हैं किसानों की आत्महत्या। जी हाँ दोस्तों, पहली लाइन में दिखा हर एक आत्महत्या के अनेक कारण होते हैं, लेकिन जब लगभग 2 लाख आत्महत्या का सवाल हो तो उस बड़े समूह में कारण का पता लगाना आवश्यक है। आत्महत्या कृषि की उच्च व्यावसायिक और बहुत उच्च किसान ऋण के क्षेत्र में केंद्रित दिखाई देता है। किसान का आत्महत्या का कारण क्या है कि वो बहुत ज़्यादा बिजनेस किया लेकिन उससे कहीं ना कहीं उसको लाभ न मिला, उसको हार मिली और निवेश के लिए धन नहीं मिला, जिसके कारण उसने अपनी आत्महत्या कर ली। यही दोस्तों ये सभी पॉइंट मिल कर के पॉइंट बनाते हैं कि भारत में कृषि की क्या क्या समस्या है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस लेसन की जो भी आपने टॉपिक पढ़ा होगा वो क्लास में समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो लेसन में जो महत्वपूर्ण टॉपिक कराए सिर्फ उन्हीं को रट मारेंगे, घोल करके पी जाएंगे, जिससे आपकी जो ये परीक्षा है उसमें अच्छे अंक से आप पास हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।